अनपेड सेलर में हमें क्या देखना है? अनपेड सेलर में अगर मैं एक बेसिक यूनिट की ओवरव्यू की बात करूं तो वी विल बी सीइंग द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। एक पहले तो हम समझेंगे कि अनपेड सेलर होता क्या है और अनपेड सेलर के राइट्स क्या हैं। उसके राइट्स हैं एक अगेंस्ट गुड्स और एक होता है अगेंस्ट बायर। भले ही यूनिट 4 सिर्फ ये कह रहा हो कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, बट मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम राइट्स ऑफ बायर भी देखने वाले हैं। यस, हम राइट्स ऑफ बायर पर भी चर्चा करेंगे, उसके भी काफी राइट्स हैं, हम वो भी देखेंगे। तो यहां पर गुड्स के प्रति कुछ राइट्स हैं एक सेलर अनपेड सेलर के, और बायर के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स हैं। सारे ही राइट्स को वन बाय वन करके देखना शुरू करते हैं। चलिए नाउ अगर आप देखेंगे, ये सबको ही पता है कि एक सेलर और एक बायर में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, यस और नो। और वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये होता है कि सेलर जो है वो सही समय पर आपको गुड्स डिलीवर करेगा और आप जो भी आपका डिसाइडेड है बायर उस गुड्स के पैसे पे करे। ये एक सिंपल रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है बायर और सेलर के बीच में कि यू डिलीवर द गुड्स एंड आई विल पे यू द प्राइस। बट इन केस द बायर फेल्स or refuses to pay, then the seller here will become an unpaid seller। इसका मतलब आप क्लियर समझ में आ गए कि जब एक सेलर है और उसको अगर अपने पैसे नहीं मिले हैं तो फिर वो सेलर बन जाएगा लॉ की नजर में अनपेड सेलर। और जैसे ही वो एक अनपेड सेलर बनता है उसके कुछ राइट्स हैं जो हमें यहां पर समझने हैं। वो राइट्स कौन से हैं, वो राइट्स किसके अगेंस्ट वो यूज करेगा, हम वन बाय वन समझेंगे। लेकिन आप पहले ये सिंपल स्लाइड से समझ लें कि देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन द बायर एंड सेलर वेयर द सेलर हैज द ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम, बायर हैज द ड्यूटी टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन टाइम, एंड इफ बोथ फुलफिल इट नथिंग लाइक इट। लेकिन यहां पर जब बायर पैसे देने से इंकार कर दे या जो डिसाइडेड हुआ था उस समय के अंदर पैसे ना दे तो एक सेलर का अनपेड सेलर हो जाता है और उसके फिर कुछ राइट्स होते हैं जो हम राइट्स को वन बाय वन यहां पर देखेंगे। नाउ व्हाट इज एन अनपेड सेलर? जैसे मैंने आपको कहा कि पहले हमें ये समझना होगा कि अनपेड सेलर होता क्या है, व्हाट इज एन अनपेड सेलर। तो यहां पर अगर आप अनपेड सेलर की मेरी डेफिनेशन देखेंगे तो रूल कहता है when the whole of price has not been paid or tendered. Now you have to focus on the word whole of price. Why am I focusing on this word? Because the rule states अगर बायर को आपको let's say for example 20,000 रुपीज देने हैं, कितने? 20,000, और बायर ने उस 20,000 में से आपको 19,000 दे दिया है, 20,000 में से 19,000 दे दिया है एंड ओनली 1,000 रुपीज रिमेन्स। तो क्या सेलर बायर के प्रति सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है? यस, कर सकता है, बिकॉज अभी भी अ पार्ट ऑफ द प्राइस, भले वो छोटा क्यों ना हो, इट्स हार्डली 5% ऑफ द टोटल, बट क्या कुछ अमाउंट अभी भी देना बाकी है? हाँ बाकी है, खत्म हो गई बात। सेलर हैज इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। क्लियर है? एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, अगर कभी सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बी इट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ चेक और अ प्रॉमिसरी नोट, और उसके कंडीशनल पेमेंट आपने डिसाइड की थी कि ये चेक क्लियर हो जाए तो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो जाए तो, ये प्रॉमिसरी नोट को आप फुलफिल कर दें तो मैं आपको गुड्स बेचूंगा, और कल जाकर अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कल जाकर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर होता है, कल जाकर वो चेक जो है वो बाउंस होता है, तो फिर अगेन दैट सेलर विल बिकम अनपेड सेलर। एंड यू नो वंस ही बिकम्स एन अनपेड सेलर ही हैज ऑल द राइट्स नॉट अगेंस्ट ओनली गुड्स बट ऑल्सो अगेंस्ट द बायर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ गया कि एक सेलर अनपेड सेलर कब बनता है? जब उसका कुछ भी पार्ट बाकी हो उसके गुड्स के प्रति देना, और अगर आपने वो नहीं दिया तो देन इट विल बिकम अ ट्रबल। नाउ द टर्म सेलर यहां पर कौन कौन आता है? मतलब ये अनपेड सेलर तो हम समझ गए, लेकिन इसकी डेफिनेशन में और कौन कौन आता है? तो रूल कहता है द टर्म सेलर यहां पर सिर्फ वही नहीं जो सेलर है, बट उस सेलर का एजेंट भी आ जाएगा,
जो सेलर के बिहाफ पर गुड्स बेचता है या बिल ऑफ लीडिंग की सब प्रोसेस करता है, या एक कंसाइनर भी आ जाएगा जो एक कंसाइनी को अपने गुड्स बेचता है। तो आप सेलर की डेफिनेशन को स्ट्रिकर सेंस में सिर्फ सेलर ही अनपेड है और वही आपके अगेंस्ट जा सकता है, ऐसा नहीं है। इवन द सेलर और इवन सेलर का एजेंट के पास भी वो सारे राइट्स होंगे आपसे उस गुड्स के पैसे वसूल कर लेने के। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है, एक्स ने 50,000 के गुड्स बेचे, वाई ने 40 पे किए लेकिन बैलेंस बाकी है। ऑब्वियसली द रूल सेज नाउ एक्स इज एन अनपेड सेलर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा भी अमाउंट अगर बाकी है तो ऑब्वियसली वो सेलर जो है वो उसके सारे राइट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का, अगर हम ये चार्ट देखें तो कुछ राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स, कुछ है अगेंस्ट द बायर पर्सनली। पहले हम लोग गुड्स के प्रति देखेंगे, जहां पर यहां पर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है। एक, द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर। दूसरा, द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। सो देयर आर टू थिंग्स, प्रॉपर्टी पास हो गया है, उसके बाद क्या, एक मिनट, प्रॉपर्टी पास हो गया है उसके बाद क्या, और एक है प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड टू द बायर। अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली जो राइट्स है वो सब सेम है, जैसे राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। ऑब्वियसली जब गुड्स पास नहीं हुए तो एक राइट है आपका विथ होल्डिंग द डिलीवरी, मतलब गुड्स को पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस डिलीवरी नहीं करना, ये आपका ऑब्वियसली एक सिंपल सा अधिकार है। बायर के प्रति क्या राइट है, प्राइस वसूलना, डैमेजेस लेना, और कुछ इंस्टेंसेस में हम आगे देखेंगे इंटरेस्ट तक आप बायर से ले सकते हो। सो यू कैन क्लेम फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, you can claim for damages, and you can also claim for the interest amount. Sure about this? पक्का? So ये है आपके rights of unpaid seller. Now let us start one by one. पहला right देखेंगे, right of unpaid seller against the goods. हम against the goods में देखेंगे, जहां पर मैंने आपको पहले पीछे की स्लाइड पे बताया, एक तो इंस्टेंस हो सकता है कि the property in goods has been passed, या तो एक हो सकता है the property in goods has not been passed. So the first right that comes to our mind is seller's lien, और seller's lien का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपके गुड्स की डिलीवरी अभी भी आपके पास ही है तो गुड्स को इन द फर्स्ट इंस्टेंस डिलीवर ही नहीं करना। रूल कहता है द अनपेड सेलर हु इज इन द पोजेशन, मतलब गुड्स अभी भी उसी के पास है, इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन, मतलब जो गुड्स उसके पास है वो गुड्स वो अपने पास ही रख सकता है जब तक गुड्स का पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक गुड्स की प्राइस पे नहीं की जा सकती। और ये राइट को आप 3 इंस्टेंसेस में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक, क्रेडिट की तो बात ही नहीं हुई थी, बायर से क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी और वो पैसे नहीं दे रहा है। 2, क्रेडिट की बात हुई थी लेकिन यार अब क्रेडिट का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। या 3rd, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज under 3 circumstances. The first, there was no stipulation, there was no agreement with respect to credit. Second, there was a condition in an agreement that there will be a credit period, but that credit period has also expired by you have still not paid. And the third is the buyer has become insolvent. तो ये 3 instances में you can go for this right. Now, obviously, पार्ट डिलीवरी की बात अगर हम बात करें, सो राइट ऑफ लीन इज एप्लीकेबल टू अनडिलीवर्ड गुड्स अनलेस एग्रीमेंट टू वेव द लीन हैज बीन मेड। अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली ये राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू गुड्स आपके पास ही है और डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि पार्ट डिलीवरी में क्लियर हुआ था कि डिलीवरी ऑफ पार्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिलीवरी ऑफ होल। इसमें हमने डिलीवरी का एक वीडियो बनाया था, डिलीवरी ऑफ गुड्स पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें क्लियरली स्पेसिफाइड था कि डिपेंड करता है कुछ सर्कमस्टांसेस में कि क्या पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी मानी जाएगी, और कुछ जगहों पर जब ऐसा नहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया था तो वैसे सर्कमस्टांसेस में पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। अब ये राइट आपका खत्म कब होता है? राइट ऑफ लीन जो कि राइट था कि गुड्स अगर आपके पास है तो वो आपके पास ही रखिए, आप जो है वो सेलर को मत भेजिए, सॉरी बायर को मत भेजिए। ये राइट खत्म कब हो जाएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट, आपने डिलीवर कर दिया, कैरियर या बेली जो भी है, मतलब बायर के बिहाफ पे जो गुड्स को लेने वाला था आपने वो उसको डिलीवर कर दिया विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर आपके पास अब कोई अधिकार ही नहीं है, और मुझे बताइए अगर आपने
बायर के बिहाफ पर जो कैरियर था, जो गुड्स को सेलर से बायर के जगह पर लेके जाने वाला था, अगर आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया है तो आपका राइट खत्म हो गया। सेकंड, बायर को लॉफुली गुड्स का पोजीशन मिल गया, बायर को लॉफुली अधिकार से पूरे गुड्स का पोजीशन मिल गया, गुड्स उसके पास पहुंच चुके हैं, तो फिर आपका राइट ऑब्वियसली खत्म हो गया। या थर्ड, सेलर ने खुद से अपनी इच्छा से अगर ये राइट त्याग दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है, उसने क्लियरली पहले बता दिया था कि आई वेव माई राइट ऑफ लीन, तो फिर ऑब्वियसली ये राइट आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर अगर ये राइट खत्म हो जाता है तो फिर अब दूसरा राइट कौन सा? तो दूसरा राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि सेलर जहां पर है, सेलर से कंट्रोल से तो गुड्स निकल गए, बट अभी वो ऑन द वे है, अभी वो ऑन द वे है और बायर तक वो गुड्स नहीं पहुंचे। इसका मतलब जब सेलर से गुड्स निकल गए तो राइट ऑफ लीन तो खत्म हो गई, लेकिन क्या बायर तक पहुंचे हैं क्या? नहीं भाई, अभी तो ऑन द वे है, अभी तो ट्रक से गाड़ी जा रहा है, माल लेके जा रहा है, दैट्स इट। तो फिर आपका नया राइट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि पहली राइट आप 3 इंस्टेंसेस में यूज कर सकते हो, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, और वो है द बायर ऑफ गुड्स become insolvent, the buyer of goods become insolvent। वहां पर राइट ऑफ लीन में 3 सिचुएशंस थी, यहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां पर आप ये राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, और वो है बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहां पर अगर मैं आपको एक बार बताऊं, आपने अभी पीछे देखा था, ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्टेंसेस है जहां पर आप ये राइट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब हम राइट ऑफ लीन की बात करेंगे तो इट इज ओनली 1 इंस्टेंस वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब ये राइट कब आती है? ये राइट तब आती है व्हेन यू हैव पार्टेड विद द पोजीशन। कैन आई से जब राइट ऑफ लीन खत्म होगा तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होगा। दिट सेज मतलब जब गुड्स आपके पोजीशन से निकल जाते हैं और वो अभी इन ट्रांजिट है, तो गाइज आप वो कैरियर वाले को, आप वो जो गुड्स को ट्रांसमिशन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, आप उसको कह सकते हो कि भैया गाड़ी यू टर्न मारो और गुड्स जो है वो बायर को डिलीवर करने के बजाय उसके ओरिजिनल डेस्टिनेशन जहां से गुड्स डिस्पैच हुए थे वहां पर लेकर आइए। अब यहां पर इसीलिए हम कहते हैं कि द राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन, क्योंकि ऑब्वियसली जब राइट ऑफ लीन खत्म होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट शुरू होता है, बिकॉज इट गिव्स द सेलर एक अधिकार टू रीगेन द पोजीशन। अगर आपने देखा होगा वहां पर वर्ड क्या था, राइट ऑफ लीन में वर्ड क्या था? रिटेन। यहां पर क्या है? रीगेन। वहां पर क्या था? रिटेन। रिटेन का मतलब आपके पास है, आपके पास ही रखिए। रीगेन का मतलब है आपके हाथ से गुड्स चले गए लेकिन अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचे, तो आप उसे रीगेन कर लीजिए इवन व्हेन द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप ये फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल कर लें। एक, आपके कोई पैसे बाकी हैं, द सेलर मस्ट बी अनपेड। सेकंड, आपके हाथ से गुड्स चले गए हैं, यू हैव पार्टेड विद द गुड्स। थर्ड, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, बायर को नहीं मिले। फोर्थ, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड ऑब्वियसली दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द एक्ट, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट दैट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे, ये कहता है बी एट दिल्ली ऑर्डर्ड गुड्स of A at Mumbai। A ने गुड्स कंसाइन किए और फॉरवर्ड किए। ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस एंड लेफ्ट देयर। बी ने अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं ली है और पैसे नहीं दे रहा। द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट एंड द अनपेड सेलर कैन टेक देम बैक। व्हाट इज, यहां पर ये आप अगर आप समझेंगे, आप बोलेंगे ये क्या है? इस रूल ये कहता है, समझ लीजिए कि आपकी गुड्स बायर तक पहुंच जाए, लेकिन अगर बायर उस गुड्स की डिलीवरी लेने से इनकार करता है तो एक्ट आपको यह कहना चाहता है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चालू है, और अगर आप चाहें तो अपने गुड्स को फिर से ले सकते हो। लेकिन मैं आपको इसका ट्विस्ट बता दूं जो हम आगे की स्लाइड पर देखने ही वाले हैं। अगर आपका ट्रक वहां तक पहुंच गया और बायर आपके सामने खड़ा है और बायर आपसे डिलीवरी लेना चाहता है, लेकिन अगर आप सेलर उससे अगर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है डिलीवरी देना, तो दैट इज नॉट करेक्ट। आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो चुका है। अगर वो गुड्स पहुंच गए हैं, बायर इज रेडी टू टेक द डिलीवरी, बट आप उसे रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट एंड्स कब? व्हेन द बायर हैज टेकन द डिलीवरी
या तो बायर के एजेंट ने डिलीवरी ले ली है बिफोर द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, मतलब गाड़ी जो है वो मुंबई से पूना जा रही थी और मुंबई और पूना के बीच में ही बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली। दैट्स इट गाइस, आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म होता है। कैरियर और बेली हैज अपॉइंटेड डेस्टिनेशन हैज एक्नॉलेज द पोजीशन ऑफ गुड्स, मतलब दे हैव एक्नॉलेज का मतलब है दे हैव इन्फॉर्म्ड कि हमें गुड्स मिल गए हैं। अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया तो ऑब्वियसली आपका राइट फिर से खत्म हो जाएगा। या तो फिर गाइड्स बायर आपके सामने खड़ा है, ही इज रेडी, बट आप जो आपका कैरियर है आपके तरफ से जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो रॉन्गफुली अगर रेफ्यूज करता है तो आप ये मत सोचिए कि आप जो है वो निकल जाएंगे, ये राइट आपका चालू रहेगा। नहीं गाइज, ये राइट्स आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर बायर रिफ्यूज करता है एंड द ट्रांजिट डज नॉट कम टू एंड, सेलर कैन कंटिन्यू टू बी इन द पोजीशन एंड अगर आप चाहिए तो गुड्स जो है वो फिर से मंगवा सकते हैं। मतलब यहां पर आप आई होप आप दो सिनारियो समझ लीजिए। दो सिनारियो ऐसा है कि अगर आपका गाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, बायर लेने को तैयार है और आप अगर रॉन्गफुली रिफ्यूज करते हो तो ये गलत होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप देने के लिए तैयार हैं लेकिन बायर उसको लेने से रिफ्यूज कर रहा है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू है, आप चाहें तो गुड्स को फिर से मंगवा सकते हैं। श्योर अबाउट दिस पक्का? तो यहां पर रूल कहता है हाउ विल द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड बाय द सेलर। कैसे ये हम राइट को एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पर ये दोनों ही पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो पहला है बाय टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, आप वो गुड्स को मंगवा लो, उस ट्रक वाले को, उस लॉरी को बोलो फिर से गुड्स लेकर आए। या सेकंड, गिविंग द नोटिस टू द करियर नॉट टू डिलीवर द गुड्स, मतलब आपने उस पर्टिकुलर जो भी आपका गुड्स लेकर जा रहा है आपने उसको नोटिस दे दिया कि गुड्स को डिलीवर मत करना, इंस्टेड गुड्स को फिर से रीडिलीवर कीजिए ओरिजिनल डेस्टिनेशन पर एट द डायरेक्शन ऑफ सेलर। अब सवाल ये उठता है कि अगर गाड़ी डेस्टिनेशन से निकल गई है और अगर आप उसे यू टर्न मारने को कहें और आप उसे कहे कि फिर से गुड्स लेके जाए तो ये जो खर्चा है रीडिलीवरी का ये कौन बेयर करेगा? एक्ट कहता है ये खर्चा रीडिलीवरी का सेलर बेयर करेगा, बिकॉज सेलर ने कहा है कि गुड्स को फिर से लेकर आए। श्योर अबाउट दिस? तो अगर हम समराइज कर लेंगे दो राइट्स को जो हम पिछले कम से कम एक 15 मिनट से बोल रहे हैं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम देखेंगे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज होता है जब बायर पैसे नहीं देता, राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज होता है जब बायर इंसॉल्वेंट है। ये राइट ऑफ लीन तब एक्सरसाइज होता है जब गुड्स अभी भी सेलर के पास ही है। राइट ऑफ स्टॉपेज तब एक्सरसाइज होता है जब गुड्स अब सेलर के पास नहीं है लेकिन कहीं रास्ते में है, इन ट्रांजिट में है। रूल कहता है ये राइट खत्म हो जाती है जब पोजेशन जो है वो सेलर के हाथ से चला जाता है। रूल कहता है ये राइट तब खत्म होती है जब बायर को गुड्स मिल जाते हैं। यहां पर रूल कहता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू कब होता है? जब राइट ऑफ लीन खत्म होती है। यहां पे रूल कहता है कि राइट ऑफ लीन आपका खत्म होता है कब? जब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। श्योर अबाउट दिस? तो ये एक बेसिक्स है, हमने दो ही राइट अभी देखी, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं और हम यही देख रहे हैं कि राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है। अगर समराइज करने के लिए बोल दें, राइट ऑफ लीन का मतलब है गुड्स आपके पास हैं, आपके पास ही रखिए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है गुड्स आपके हाथ से निकल चुके हैं लेकिन बायर तक अभी तक नहीं पहुंचे, तो आपके पास एक अधिकार है क्योंकि आपको मालूम है कि अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आप जो है वो गुड्स फिर से अपने पास मंगवा सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? नाउ इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर, इसका मतलब क्या है? अब अगर आप 2 मिनट यहां पर देखेंगे, द वर्ड इज सबसेल, और सबसेल या प्लेज का मतलब यह है कि बायर को मिलने से पहले बायर ने रास्ते में ही किसी और को बेच दिया या वो गुड्स किसी के पास गिरवी रखकर पैसे उठा लिए। अब मेरे को बताइए ऐसे समय में क्या हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे क्या? तो गाइस बिल्कुल भी नहीं। यहां पर रूल क्लियर कहता है राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड by the buyer who is selling or pledging unless the seller has assented to it। अगर आपने सेलर की परमिशन लेकर, लेट अस से फॉर एग्जांपल गाड़ी मुंबई से पूना जा रहा है और जो पूना में जो आपका बायर है उसने मुंबई के सेलर को पूछा, अरे यार बीच में गांव आता है, मुझे वहीं गुड्स बेचने थे, तो क्या मैं डायरेक्ट गाड़ी उधर ही शिफ्ट कर दूं तो मेरा तुरंत माल बिक जाएगा? और सेलर ने इसके लिए हाँ कहा,
अब अगर आपने सेलर की परमिशन से गुड्स को सब सेल किया है, या सेलर की परमिशन से आपने उसको पूछकर कहा कि क्या मैं ये गुड्स को किसी के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उठा सकता हूं, और सेलर ने अगर इसकी परमिशन दी है तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर सेलर ने आपको इसकी परमिशन नहीं दी और आपने बिना सेलर को बताए एक तो ये गुड्स किसी को बेच दिया, यस, ये गुड्स किसी को बेच दिया, और या तो फिर ये गुड्स आपने किसी के पास प्लेज कर दिए, और सामने जिसके पास आपने प्लेज किए हैं, सामने किसी को आपने बेचा है, अगर उसने गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन लिया है तो फिर आप समझ लीजिए आपका इशू है। लेकिन हमें मालूम है कि जब तक हमने परमिशन ना दी हो, परमिशन दी है तो देन योर राइट इज डिफीटेड, बट द परमिशन इज नॉट गिवन, यू कैन स्टिल एक्सरसाइज ऑल योर राइट्स। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, A sold certain goods to B of Bombay and the goods are handed over to railway for transmission to B. उसी के बीच में B ने ये गुड्स C को फॉर गुड फेथ एंड कंसिडरेशन बेच दिया और B बन गया इंसॉल्वेंट। अब जबकि वो इंसॉल्वेंट बन गया, हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता है, लेकिन सवाल ये है कि उसने तो उसके पहले किसी को बेच दिया, तो क्या हमारे राइट्स खत्म हो जाएंगे? रूल कहता है बिल्कुल भी नहीं, वी कैन स्टिल एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बिकॉज ये जो सब सेल या जो ये से प्लेज हुआ था, ये सेलर को पूछकर नहीं किया गया था। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज क्या है? इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज में होता यह है कि आपके जो गुड्स हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड इवन व्हेन द सेलर हैज एक्सरसाइज। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अगर मैंने गुड्स मंगवा लिए तो हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल रिमेन्स इन द फोर्स एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस। वो पैसे देकर ऑब्वियसली आपसे डिलीवरी मांग सकता है, जस्ट बिकॉज कि आपने ये राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट है ये टूट गया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब एक तीसरा राइट जो है वो है राइट ऑफ रीसेल। अब आप कहेंगे सर ये राइट ऑफ रीसेल क्या है? राइट ऑफ रीसेल एक बहुत ही अच्छा राइट है, और ये राइट तब होता है जब आपके पास गुड्स तो आ गए, लेकिन अब जबकि बायर आपको पैसे ही नहीं दे रहा, तो आप वो गुड्स का करेंगे क्या? तो आप ये गुड्स को किसी और को भी बेच सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। द रूल सेज राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट which has been given to unpaid seller. The unpaid seller's other right against the goods, that is lien and stoppage in transit, will not have much of use because these rights only entitle the seller to retain the goods until paid by the buyer. Clear है ना? ये जो राइट दो थे, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सिर्फ किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारे गुड्स हम फिर से हमारे पास ला लें और उसे तब तक रखें जब तक बायर पैसे नहीं देता। लेकिन हम गुड्स कब तक हमारे पास रखेंगे? अल्टीमेटली हमें ये गुड्स कभी ना कभी तो बेचने हैं ना। तो रूल कहता है द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स। अब ये वो रीसेल कब करेगा? एक, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो रूल कहता है ऐसे समय में तो आपको बायर को इंटीमेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे इंटीमेट करे बिना भी किसी और को बेच सकते हैं। दूसरी बात, अगर समझ लीजिए कि वो पेरिशेबल कमोडिटी नहीं है, तो फिर रूल कहता है देन यू हैव टू गिव द नोटिस टू द बायर। आप बोलेंगे सर क्या नोटिस होती है? हम एक तरह से बायर को नोटिस देते हैं कि देख, अब जबकि तूने पैसे नहीं दिए तो गुड्स तो मैंने फिर से मेरे पोजीशन में ला लिया, लेकिन आई स्टिल रिक्वेस्ट यू बाय गिविंग दिस नोटिस कि आप पैसे दीजिए रीजनेबल टाइम में और आप ये गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रीजनेबल टाइम में अभी भी पैसे नहीं देते तो मैं ये गुड्स किसी और को बेच दूंगा। अब होता है दो बार कि आपने जो ओरिजिनल बायर से बात की थी वो ये बात थी कि आप 1000 रुपए में बेचने वाले थे, जबकि आपको पता चला कि ये पैसे नहीं देगा। आपने अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर गुड्स की डिलीवरी अपने पास मंगवा ली। आपने उसको नोटिस तक भेजा कि देख भाई तू पैसे दे दे और गुड्स ले ले। अब बात ऐसी है कि वो नोटिस को भाव भी नहीं दे रहा, तो आपने सोचा अब चलो किसी और को रीसेल कर दे। अब आपने रीसेल किया और आपने जब दूसरे किसी को बेचा तो 900 में बेचा। गाइस रूल कहता है आप ये जो डिफरेंस है ना 1000 का और 900 का, इस डिफरेंस जो 100 रुपीज है गाइज, इवन इफ यू हैव सोल्ड इट टू समवन एल्स, ये 100 रुपीज एज अ डैमेज आप ओरिजिनल बायर से अभी भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने वही चीज 1200 रुपए में बेची है तो वो प्रॉफिट आपको उसको देने की जरूरत नहीं। दैट प्रॉफिट यू कैन रिटेन इट
the seller can retain that profit. But if there is a shortage between the price that was decided by the original buyer and the price at which you have actually sold to the another buyer, that difference you can claim with the original buyer. The rule says other conditions where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage resells, the subsequent buyer will get a good title against the original buyer despite the fact that the notice of resale has not been given by the seller to the original buyer. तो obviously जो दूसरा बायर है उसको तो गुड टाइटल मिलेगा अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. उसको इससे भी फर्क नहीं गिरता कि ओरिजिनल बायर को क्या सेलर ने नोटिस दिया था बेचने का या नहीं बेचने का, उसको इससे कोई फर्क नहीं गिरता. अगर उसने गुड फेथ और कंसिडरेशन में सेलर से लिया है तो ही विल हैव ऑल द राइट्स अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. रूल सेज अ रीसेल बाय द सेलर विद द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व. तो ये ऑब्वियसली बहुत बार एग्रीमेंट में ही सेलर बहुत बार मेंशन करके रखता है कि फ्यूचर में अगर कभी कल जाकर आपने मेरे गुड्स के पैसे नहीं दिए तो मैं ये राइट्स को रिजर्व रखता हूं कि मैं ये गुड्स किसी और को भी बेच सकता हूं. तो अगर ये राइट पहले से मेंशन्ड है तो आप ये ऑब्वियसली कर सकते हैं. समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड बायर दैट अगर बायर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, द सेलर विल रीसेल द गुड्स टू अनदर पर्सन. सो इन सच केस द सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल एंड ही मे रीसेल द गुड्स ऑन बायर्स डिफॉल्ट. देयर इज नो other requirement of notice also in such case. Now the rule says when the property in goods has not passed to the buyer, agar a property in goods have not been passed to the buyer, so the unpaid seller in addition to his other remedies also can withhold the delivery exactly like right of lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer. So वो clear कह रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है. जब property in goods have not been passed to the buyer तो unpaid seller withholding delivery का right exercise कर सकता है, which is exactly the same like right of lien and stoppage in transit where the property has been passed to the buyer. Sure about this? तो यहां पर हमारे गुड्स के रिलेटेड राइट्स खत्म होते हैं. मैं यहां पर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, हाफ एन आवर हो गया है हमारे वीडियो को, लेकिन आप क्लियरली समझ गए होंगे कि 3 हमारे मेजर राइट्स हैं. राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड द थर्ड इज राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स. श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर. यस, बायर के अगेंस्ट अब हमारे क्या राइट्स हैं, अब हम वो यहां पर देखने वाले हैं. तो अगर आप बायर के प्रति राइट्स देखेंगे तो रूल कहता है हमारे पास गुड्स के प्रति तो राइट्स थे जो हमने देखे, but I also have some rights. The unpaid seller also have some rights against the buyer. Now, the rule says right of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedy for breach of contract. So another name for it is breach of contract related rights. The right of seller against the buyer personally are also called as right in personam and are in addition to right against the गुड्स. तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि सेलर को एक तो अगेंस्ट द गुड्स राइट्स एक्सरसाइज करने हैं या अगेंस्ट द बायर करने हैं. यहां पर एक्ट क्लियरली कहता है कि जो आपके अधिकार हैं गुड्स के अगेंस्ट वो तो आप एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, इन एडिशन आप बायर के खिलाफ भी जो भी आपके राइट्स हैं वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब वो कौन से राइट्स है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले बताया था. इट वॉज प्राइस, इट वॉज डैमेज एंड इट वॉज इंटरेस्ट. Now the first is आपका suit for price, पैसे के लिए. So we're under a contract of sale, the property in the goods has been passed to the buyer and the price is payable on a day irrespective of the delivery and the buyer neglects to pay. मतलब property in goods भी ट्रांसफर हो गई है, बाद भी डिसाइड हुआ था कि आपको ये दिन पर प्राइस देना है, और अब बायर निग्लेक्ट कर रहा है, बायर इग्नोर कर रहा है, बायर रेफ्यूज कर रहा है फॉर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or for the price which was decided. The seller may sue him for the price, and although the property in the goods has not been passed and the goods have not been appropriated to the contract, आप उसको प्राइस के लिए केस फाइल कर सकते हैं. प्राइस के साथ साथ आप डैमेजेस का भी कर सकते हैं. जब गुड्स हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन सामने वाला wrongfully उसे रेफ्यूज कर रहा है, तो रूल सेज व्हेन द बायर wrongfully neglects or refuses to accept or pay. एक्सेप्ट और पे मतलब गुड्स एक तो लेने को भी तैयार नहीं है या लेने के लिए तैयार है बट अब समय पर पे करने के लिए तैयार नहीं है, तो रूल कहता है ऐसे नॉन एक्सेप्टेंस के लिए आप डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं. और आपको मालूम है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं और वो सारे ही राइट्स आपके लिए ओपन रहेंगे. रूल कहता है
What is the repudiation of contract before due date? Now अगर आपको मालूम होगा there are two types of breach, actual breach और anticipatory breach. Yes, actual breach का मतलब होता है कि ड्यू डेट पर आकर बोलना कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाना, और एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि ड्यू डेट तो अभी दूर है, लेकिन ड्यू डेट आने से पहले ही बायर ने हमें बता दिया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करूंगा। और अगर ऐसा होता है, यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं, बिफोर ड्यू डेट वेयर द बायर रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड कैन सू फॉर द डैमेजेस। आपको मालूम है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है बिफोर द ड्यू डेट, वी से इट इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। श्योर अबाउट दिस? तो डैमेजेस के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं, गुड्स की प्राइस के लिए आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। वन मोर इज फॉर इंटरेस्ट। अब आप अगर एक्ट को देखेंगे अच्छी तरह से, यू कैन नॉट क्लेम डैमेज और इंटरेस्ट बोथ, इट इज ऑब्वियसली आइदर वन ऑफ देम, बट यहां पर हमारे को सब बताया है कि हम क्या क्या क्लेम फाइल कर सकते हैं। रूल कहता है अगर आपका एग्रीमेंट में बायर और सेलर ने मिलकर लिखा था कि कल जाकर अगर किसी ने पैसे नहीं दिए ना तो अपन इतना % इंटरेस्ट पर चार्ज करेंगे, तो अगर दोनों ने मिलकर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो रूल कहता है फिर वही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा और उसी इंटरेस्ट रेट के साथ आपको देना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर दोनों पार्टीज ने ऐसी कोई स्पेसिफिक टर्म्स डिसाइड नहीं की थी तो देन द कोर्ट में केस जाएगा और फिर कोर्ट sufficiently seller को compensate करेगा at the rate which they deem fit. Now it will be up to the court कि क्या rate of interest decide करना है। तो अगर आपके agreement में पहले से mentioned है then it is okay, but अगर agreement में mentioned नहीं है then the court will decide the reasonable rate of interest which the court feels will compensate the seller. Sure about this? तो यहां पर हमारे सारे remedies of seller against the buyer personally and against the goods खत्म होता है। अब हम देखेंगे रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, मतलब बायर के पास क्या क्या अधिकार है अगेंस्ट द सेलर। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक हो सकता है कि सेलर ने ब्रीच किया, मतलब वो डिलीवर देने से इनकार कर रहा है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ही उसने कैंसिल कर दिया। या थर्ड, क्लियर दिख रहा है वेर ही डिलीवर्स नॉन कंफर्मिंग गुड्स, मतलब जैसा गुड्स का बात हुआ था, जो क्वालिटी का जो क्वांटिटी की बात हुई थी वैसे गुड्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं और इसीलिए बायर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो यहां पर हम क्लियरली बात करेंगे, डिलीवर देने से मना कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, या तो फिर जैसे गुड्स की बात हुई थी वैसे गुड्स को डिलीवर नहीं करना। अगर ऐसा होता है तो फिर तो रूल कहता है अगर सेलर कोई भी तरह का ब्रीच करता है तो बायर के पास ये सारे अधिकार हैं। पहला, डिलीवरी ना मिलने पर डैमेजेस। सेकंड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि बायर को परफॉर्मेंस चाहिए, कंपेंसेशन नहीं चाहिए। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, मुझे पैसे से कंपेंसेशन नहीं चाहिए, आई वांट कि वो अपना प्रॉमिस निभाए। थर्ड, ब्रीच ऑफ वारंटी। फोर्थ, एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब ड्यू डेट से पहले ना बोल देना। या तो फिर इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम कर सकता है। तो अगर आप वन बाय वन देखेंगे, यहां पर सबसे पहला कहता है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सो वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses, the buyer will obviously sue the seller for damages for non delivery। जैसे आप यहां पे एग्जांपल देखेंगे, A agreed to sell B 1000 रुपए में शूज, B was going to sell the same shoe for 1100। अब A ने डिलीवरी नहीं दी तो B आगे कैसे देगा? अब B को तो 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो B कैन sue A फॉर नॉट गिविंग द डिलीवरी। दूसरा अगर हम देखेंगे यहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, व्हेन द सेलर कमिट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन से कि मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे पैसों से कंपेंसेशन नहीं चाहिए। अब ये कब होता है? जब गुड्स एकदम स्पेसिफिक या असर्टन है। ऐसे गुड्स मुझको आप पैसों से कंपेंसेट करेंगे तो मुझे ऐसे गुड्स बाद में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट यू टू कंपेंसेट मी फ्रॉम द डैमेजेस, आई वांट कि आप मुझे गुड्स को डिलीवर करके ही कंपेंसेट करें। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ए एग्रीड टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए ने रेफ्यूज कर दिया। सो इन दिस केस बी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए
फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट कि उसको बोलो कि मुझे वही पेंटिंग वही प्राइस में डिलीवर करे, आप मुझे प्राइस से कंपेंसेट करेंगे तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज द पेंटिंग वॉज रेयर और वो सिर्फ वही सेलर के पास है। तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर बायर कह दे कि मुझे डिफरेंस इन प्राइस डैमेजेस के लिए भर दीजिए, आई एम ओके विथ इट। कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि वो कहे कि मुझे पैसे नहीं, मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे गुड्स ही चाहिए। थर्ड हो सकता है ही कैन sue you for the breach of warranty. Now when there is a breach of warranty on the part of seller, or when the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, I hope आपने मेरा वो वाला पार्ट ऑफ वीडियो देखा था जहां पर मैंने क्लियरली कहा था कि ये बायर के हाथ में होता है कि क्या उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना है या नहीं करना। तो रूल कहता है द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वारंटी। हमें मालूम था कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेट नहीं हो सकता, सिर्फ आप उस वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हो, बट ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी एंड सू द सेलर फॉर द डैमेजेस। तो ऑब्वियसली हमको याद है, अगर आपको याद होगा, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन देन यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट and claim for the whole price. But if there is a breach of warranty, you can only claim for the damages and cannot repudiate the contract. Sure about this? The fourth is repudiation of contract before the due date. अगर before the due date ही उसने ना बोल दिया सेलर ने कि मैं नहीं करूंगा, तो अगेन आप इसमें damages क्लेम कर सकते हैं। तो रूल कहता है where either party to a contract repudiates the contract before the date of delivery, the other can treat the contract still subsisting and can wait till the date of delivery. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पूरा इंडेप्थ सिखाया हुआ है कि अगर समझ लीजिए ड्यू डेट है आपका 15 अगस्त और 5 अगस्त को ही आपको सेलर या बायर बोल दे कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, तो पहली बात तो उसने ड्यू डेट से पहले ना बोल दिया, सो इट इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच, यस और नो। नाउ यू हैव द ऑप्शन, इफ यू वांट यू कैन वेट टिल ड्यू डेट, फिर उसके बाद आप उस पर केस कीजिए। या तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को आज ही केस करने का, तो आप आज भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच कैन बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच और यू कैन फाइल द केस नाउ एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, इट इज अप टू यू। बहुत बार अगर कोई सामने वाले ने ना बोल दिया कि देखना ड्यू डेट तक रुकना मत, लेकिन सामने वाला फिर भी ड्यू डेट तक रुकता है, हो सकता है ड्यू डेट तक रुकने के वक्त जिसने ना बोला था वो सच्ची ड्यू डेट पर आकर आपको माल दे दे, तो फिर आपको लेना भी पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मैं नहीं लेगा। अगर आप रुके हैं ड्यू डेट तक, सामने वाले ने ना बोला है और आप रुके हैं और सच में अगर वो ड्यू डेट तक आके अपना प्रॉमिस निभाता है, तो फिर आपको भी अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, वरना आप आज ही उसके सामने डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे एक सेलर बायर पर इंटरेस्ट के लिए केस फाइल करता है, वैसे एक बायर भी सेलर पर इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता है। तो यहां पर सेम है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और डैमेजेस। In any case where there is a lawful interest or special damages, it can be recoverable or it can be recovered money paid where the consideration for the payment has failed. लेकिन अगर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने जैसे पीछे बात की थी, द कोर्ट में अवॉर्ड एन इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट मे थिंक फिट on the amount of price to the buyer in a suit by him for the refund of price in a case of breach of contract on the part of seller from the date on which the payment was supposed to be made. तो जो डेट पर पेमेंट होना चाहिए था और अब आज जो डेट चल रहा है वहां से लेकर वहां तक आपको पूरी कंपेंसेशन की जाएगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? इसके बाद हम ऑक्शन सेल पर एक चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्शन सेल। अगर आपने ऑक्शन देखा होगा तो ऑक्शन में ऐसा होता है कि एक ऑक्शनर होता है और वो सारे बिडर्स के सामने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ऑक्शन करता है। तो अब रूल कहता है एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी by inviting the bids publicly and the property is sold to the highest bidder. जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई ऑब्वियसली चीज उसकी होगी। रूल कहता है ऑक्शनर एक एजेंट की तरह होता है और इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ ऑफ एजेंसी है उस पर एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली जब वो सेल कर रहा है तो ही इज जस्ट सेलिंग लाइक एन एजेंट ऑफ द सेलर। अल्टीमेटली इट इज द सेलर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। रूल सेज, लेकिन अगर ऑक्शनर को अपनी ही खुद की प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको जरूर वो एज अ प्रिंसिपल काम कर सकता है और उसको ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो बेच रहा है वो एज एन एजेंट नहीं बेच रहा बट एज अ प्रिंसिपल ही बेच रहा है। श्योर अबाउट दिस? अब ऑक्शन के कुछ राइट्स को फटाफट से समझ लेंगे। पहला, at an auction the sale will be complete
जब ऑक्शनर अनाउंस करेगा बाय द फॉल ऑफ हैमर। अगर आपको याद है, अगर आपने कोई ऑक्शनर टीवी में देखा है, कहीं यूट्यूब पे देखा है, तो वो हैमर बजाते हैं 1, 2 और 3। जब तीसरी बार हैमर आपका बैंग होता है तो आपका ऑक्शन कंप्लीट है और जिसने बिड किया था चीज उसकी हो जाएगी। तो रूल कहता है ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होता है? जब ऑक्शनर के द्वारा कोई ऐसी चीज की जाए जो इंडिकेट करे कि जो चीज हैज बीन सोल्ड। Now, a bidder is at liberty to withdraw the bid any time before it is accepted by auctioneer. इसका मतलब यह है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज की बोली लगा दी 5 लाख और ऑक्शनर ने कहा 5 लाख 1, 5 लाख 2 और उसके 5 लाख 3 बोलने से पहले आपने अपनी बिड को विड्रॉ कर दिया। आपने बोल दिया आई विड्रॉ माई बिड। तो अब ऑक्शनर आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि तू बिड विड्रॉ नहीं कर सकता। द कंसर्न पर्सन कैन विड्रॉ द बिड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय ऑक्शनर। लेकिन अगर ऑक्शनर का एक बार हो गया कि 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3 सोल्ड और उसने अगर ऐसा हैमर बजा दिया और उसके बाद अगर जो बिडर है वो कहे कि आई विड्रॉ माई बिड, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सेल हैज ऑलरेडी बीन डन। तो नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट टू ऑक्शन। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है और अगर आप नहीं पढ़ा तो आपको तब समझ में आएगा इसका मतलब। इतना याद रखिए, एडवर्टाइजमेंट इज एन ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आई होप यू गेटिंग दिस। तो जब मैं कोई पेपर में ऐड देता हूं कि मैं ये ऑक्शन कर रहा हूं, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। फिर आप जब आओगे और उस चीज का दाम लगाओगे तो वो आपके तरफ से होगा ऑफर, और जब मैं उस चीज का हैमर बजाकर बिड करूं तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। तो याद रखना, जैसे प्रोस्पेक्टस था, जिनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन्हें मालूम है, जैसे कॉलेज एक प्रोस्पेक्टस होता है तो वो ऑफर नहीं होता कि हमने जाकर भर दिया तो हमें एडमिशन मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस। कॉलेज जब प्रोस्पेक्टस निकालती है दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। जब हम फॉर्म भर के देते हैं दैट इज एन ऑफर। जब स्कूल हमें एडमिशन दे दे, कॉलेज हमें एडमिशन दे दे, तो बोलेंगे ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया। Sure about this। तो यहां पर रूल कह रहा है एडवर्टाइजमेंट टू ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, इट इज मियर एन इन्विटेशन टू ऑफर। श्योर अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज ऑक्शनर को जैसे चाहिए वैसे वो कंडीशंस अपने ऑक्शन में लगा सकता है। इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम बिड प्राइस एंड सो फोर्थ। तो जैसे मैंने बताया, बिडिंग कैन बी विड्रॉन बिफोर द एक्सेप्टेंस, दैट इज अलाउड। अब ये प्रिटेंडेड बिडिंग एक होता है। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या होता है? सेलर जो चीज बेच रहा है वो भी ऑडियंस में बैठता है और जानबूझ से बड़ी बड़ी बोलियां लगाता है, जिससे होता क्या है, प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है और फिर अननेसेसरीली जो जेन्युइन बायर है उन्हें महंगे में खरीदना पड़ता है। तो रूल कहता है प्रिटेंडेंट बाइंग अगर सेलर के तरफ से हुई है और आपने ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं की थी, तो आप याद रखना बायर के तरफ से द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। बायर के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल का मतलब है फ्यूचर में अगर बायर को पता चला कि अरे इतनी सारे पब्लिक में सेलर खुद या सेलर का कोई एजेंट भी बैठा था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड समझ लेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वो बायर इज नॉट बाउंड टू पे यू फॉर द गुड्स सोल्ड। तो सर क्या सेलर पहले से ही पब्लिक को बोल सकता है कि मैं बैठ रहा हूं? यस। अगर ऑक्शन शुरू होने से पहले आप ये कह दे कि वी रिजर्व द राइट टू बिड और हमारा सेलर आपके साथ ही ऑडियंस में बैठा है और वो भी बिड कर सकता है, देन दैट इज ओके। बट बिड शुरू होने से पहले आपको सबको बताना पड़ेगा कि जिसकी ये चीज है वो भी है और वो भी बिड कर सकता है। सर क्या सेलर और सेलर का एजेंट दो लोग बैठ सकते हैं? नहीं। रूल कहता है बिडिंग के वक्त सेलर या सेलर का एजेंट कोई भी एक ही बैठ सकता है, क्योंकि आप समझते हैं अगर दो लोग रहेंगे तो वो दोनों ही बोल बोलकर प्राइस को इन्फ्लेट कर सकते हैं। जैसे सेलर कहेगा 100, सेलर का एजेंट कहेगा 120, फिर सेलर कहेगा 150, फिर सेलर का एजेंट कहेगा 180। तो दो लोग अलाउड नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एक अलाउड है और वो भी कैसे अलाउड है? बिडिंग से पहले आपको बताना पड़ेगा कि वी रिजर्व द राइट टू बिड। लेकिन अगर आपने ऑडियंस को बताने के बजाय सेलर या उसका एजेंट कोई भी प्रिटेंडेड बिडिंग करते पकड़ा गया फ्यूचर में, तो देन इट इज वॉइडेबल एंड द बायर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। Sure about this? No seller or any person who has advertised can bid at an auction unless the right has been notified। जैसे मैंने आपको ऑब्वियसली क्लियर कहा, आपको राइट को रिजर्व करना पड़ेगा और आपको स्पेसिफिकली पहले बोलना पड़ेगा। Sure about this? पक्का? Everybody clear? The last part of this video is inclusion of increase or decrease taxes in a contract of sale। और ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता है गाइस कि आप जब गुड्स खरीदते हो तो ऑब्वियसली उसके साथ जीएसटी लगता है, उसके साथ आपको एक्साइज लगता है, उसके साथ आपको तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं। और रूल यहां पर यह कहना चाह रहा है कि अगर फ्यूचर में
टैक्सेस बढ़ते हैं जिसके कारण प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो गाइज द बायर हैज टू पे दैट इंक्रीज इन प्राइस, और अगर टैक्सेस रिड्यूस होते हैं तो बायर को उस बेनिफिट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। तो रूल यहां पे कहता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन परफॉर्मेंस बाकी है, और उसी के बीच में टैक्स का रिविजन होता है। हो सकता है नया टैक्स आया हो सकता है टैक्स इंक्रीज हुआ, हो सकता है टैक्स डिक्रीज हुआ हो। तो रूल कहता है द पार्टीज वुड बी एंटाइटल्ड to readjust the price of the goods accordingly. So the following taxes may be applied. Customs, अब excise तो जैसे ठीक है GST आ गया है, or any other tax on purchase on good. The rule says the buyer will have to pay the increased price अगर टैक्स में इंक्रीज हुआ है, और अगर आपका टैक्स का रिडक्शन हुआ है तो उस रिडक्शन का भी बेनिफिट बायर को मिलेगा। तो रूल इतना ही कहना चाहता है कि बाद में कभी डिस्प्यूट ना हो। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको 1000 रुपीज की चीज प्लस 18% जीएसटी में लगाकर बेचूंगा 1180 में, और हमारा डिसाइड हो गया लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और फ्यूचर में अगर जीएसटी का रेट 18 से 25 हो जाता है तो आपको वो इंक्रीज इन टैक्स का जो इफेक्ट है वो मुझे पे करना पड़ेगा, सेलर को पे करना पड़ेगा। बायर को, बायर ये नहीं कह सकता कि हमारा 1180 डिसाइड हुआ तो हम उतना ही पे करेंगे। तो ये सब इतना ही कहना चाहता है, वेन एवर देयर इज अ रिविजन, इंट्रोडक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज इन द टैक्सेस, द प्राइसेस विल चेंज अकॉर्डिंगली एंड द सेलर एंड द बायर बोथ शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज एंड फॉलो इट अकॉर्डिंगली। Sure about this. So that's it from my side. This video was completely on Unit 4 of your Sales of Goods Act 1930. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो I will, as usual, जैसे सब कहते हैं, I will still say subscribe to our YouTube channel. We have already crossed 1800 plus. And hopefully in the next month we will cross 2000. Still हम लोग analytics में देखते हैं और हमें पता चलता है कि thousands of people watch our videos and not even 60% of the people have subscribed. मतलब they are regular visitors of our channel. They watch our videos, they like our videos, but पता नहीं why they don't subscribe. So I just a request, please subscribe because that gives us the motivation to make more and more videos for you on various topics, on various acts, on various subjects, on various courses, and that's it. And soon we will also be launching something with respect to financial planning and so forth. We'll let you know further. So keep watching. And यहाँ पर हमारा sales of goods खत्म होता है। ये sales of goods का last part था. Best wishes for your exam. Thank you very much. Bye bye.